हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो ICAR में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले आपके लिए एक लेक्चर पहले आ चुका है जिसमें हमने जीके के क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो साइंस से संबंधित जो ICAR में पूछे गए क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो ICAR का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च का विघटन करता है? तो आप याद रखें, यह है एमाइलेज, जो कि लार में मौजूद जो स्टार्च है इसका विघटन करता है। और एमाइलेज है जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइलिन। आप ज़रूर याद रखें, जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइलिन। और टाइलिन का कार्य क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप याद रखें, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, और ये भोजन में जो भोजन है उसे मीठा बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो टाइलिन और क्या करता है, तो आप याद रखें ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन हिमाचल प्रदेश में प्रचलित परंपरागत जल संग्रह प्रणाली? तो आप याद रखिए, जो कुल्ला प्रणाली है ये हिमाचल प्रदेश में प्रचलित परंपरागत जल प्रणाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किसे अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुद्रा माना जाता है? तो आप याद रखिए, यह है एटीपी को ही कोशिका प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुद्रा माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एटीपी से संबंधित। तो हमारे शरीर में जो एटीपी है ये कितनी बनती है? तो आप याद रखें 38 एटीपी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी बनती है? 38 एटीपी बनती है। और ये जो सारी प्रोसेस है ये कहाँ पर होती है? तो आप याद रखें, ये जो सारी प्रोसेस है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो एटीपी ये बनती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे हम बोलते हैं एरोबिक श्वसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाँ, पराग कोश में क्या उपस्थित रहते हैं? तो आप याद रखें, पराग कोश में पराग कण उपस्थित रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेल जो पुष्प में बात करें, जो मेल रिप्रोडक्शन जो पार्ट है वो कौन से है? तो आप याद रखें स्टेमना है, और एंड्रोसियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और फिलामेंट, ज़रूर आप याद रखें फिलामेंट, ये भी मेल रिप्रोडक्शन से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्शन जो कि पुष्प में होता है, उससे संबंधित कौन कौन से नाम हैं? तो आप याद रखें स्टेग्मा, स्टाइल और ओवम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नाम याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक हवा में रखने पर एक हरे रंग की परत जम जाती है, ये किसका उदाहरण है? तो आप याद रखें, ये उदाहरण है जंग लगने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो यहाँ पर आप याद रखें, क्या पूछा गया है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो आप याद रखें, ये है नाइट्रोजन, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो कौन कौन सी है? तो आप याद रखें मीथेन, CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जल वाष्प वाटर वेपर, ये तीनों जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। और हम बात कर लेते हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, इससे संबंधित एक प्रोटोकॉल भी हुआ था, वो है, आप याद रखें, क्योटो प्रोटोकॉल। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। और ये प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो आप याद रखें 1997 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश हो जाता है यदि वो इलेक्ट्रॉन का क्षय हो, न्यूट्रॉन प्राप्त करे या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे। धनावेश जो होता है, आप ज़रूर याद रखें, जो धनावेश होता है उसका क्या कारण होता है? तो आप याद रखें इलेक्ट्रॉन का क्षय होना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्षय होना। जो धनावेश में क्या होता है? आप याद रखें इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है।
और जो ऋणावेश है, ऋणावेश में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है। ये आप जरूर याद रखें, धनावेश में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, लेकिन ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो आप याद रखें, चार्ल्स डार्विन को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है और इनकी एक फेमस बुक है, आप याद रखें, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो आप याद रखें, जो ओम का नियम है यह विद्युत से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं, जो एक आप जरूर याद रखें, V बराबर IR, कई बार ये पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ओम से संबंधित है, जिसमें ओम का नियम किस चीज़ पर कार्य करता है, ये आप ज़रूर याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तापमान और दाब ये दोनों क्या हो, कांस्टेंट, तभी ओम का नियम कार्य करेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तापमान और दाब दोनों कांस्टेंट हो तभी ओम का नियम कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो आप याद रखें, एलपीजी का जो प्रमुख घटक है यह है ब्यूटेन, और इसी के साथ आप याद कर ले जो प्रोपेन, यह भी एलपीजी का प्रमुख घटक है। और यहाँ पर हम बात करें कि जो एलपीजी में हम एलपीजी को पहचानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो आप याद रखें, इथाइल मरकप्टेन का एलपीजी को पहचानने के लिए यूज़ करते हैं। और जो सिगरेट लाइटर होता है उसके भी जो घटक, जिसमें घटक होते हैं वो होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। इसके बाद हम बात करते हैं जो सीएनजी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें इसके जो मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो आप याद रखें, मेथेन, फिर आप याद रखें एथेन, और उसके बाद आप याद रखें प्रोपेन, ये तीनों जो कि सीएनजी के प्रमुख घटक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक पौधों में जल तथा खनिज के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो आप याद रखें, यह है जाइलम। देखिए आप यहाँ पर जैसे आप ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर कर सकते हैं, कैसे कि जैसे, तो आप याद रखें, जैसे जल और खनिज, इनको जड़ से पत्तियों तक ले जाने का कार्य किसका है? तो आप याद रखें, जाइलम का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा हार्मोन डायबिटीज टाइप से संबंधित है? तो आप याद रखें, यह इंसुलिन। और इंसुलिन में इसमें क्या होता है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस जो नामक डिजीज़ होती है, इसमें इंसुलिन की तो कमी होती है लेकिन ग्लूकोज की वृद्धि होती है, तो जिससे डिजीज़ होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो आप याद रखें, जिसमें क्या होता है, 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। CaSO4 2H2O का सामान्य नाम क्या है? तो आप याद रखें, इसका सामान्य नाम है जिप्सम। और जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? तो आप याद रखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP का निर्माण होता है। और जो POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो आप याद रखें, मेडिकल प्लास्टर में, मूर्तियों के निर्माण में, और POP में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो आप याद रखें, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों की मांसपेशियों में अक्सर एंटर्न हो जाती है जिसके कारण शरीर में किसका निर्माण होता है, क्या बनता है? तो आप याद रखें, जो मांसपेशियों में एंटर्न होने का कारण क्या है? इसमें क्या होता है कि जब वायु की कम उपस्थिति होती है, जब हम दौड़ते हैं तो वायु की उस टाइम क्या है, शरीर में कम उपस्थिति होती है ऑक्सीजन की, तो जिससे क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है ये ATP में ना टूटकर किस में टूटता है? लैक्टिक एसिड में टूटता है, और जिसके कारण जो हमारी मांसपेशियाँ इसमें एंटर्न आ जाती है। और जब जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे शरीर में डिपॉजिट होता है, तो जिससे क्या होता है कि जब हमारे शरीर में थकान, दर्द, इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से
किस चाकू से काटा जा सकता है? तो आप याद रखें लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। और इसी के साथ आप याद रखें सोडियम और पोटेशियम, इनको भी चाकू से काटा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जो लिथियम है ये सबसे हल्की धातु है और किस ब्लॉक में है? तो आप याद रखिए ये जो फर्स्ट ब्लॉक है एस ब्लॉक, इसमें ही क्या है? लिथियम है। और यहाँ पर जो आवर्त कौन सा है इसका? सेकंड नंबर आवर्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेंगू बुखार में रक्त के किस घटक की मात्रा तेजी से गिरने लगती है? तो आप याद रखें जो डेंगू बुखार है इसमें प्लेटलेट्स ये क्या है? तेजी से गिरने लगती है। अब हम बात कर लेते हैं जो प्लेटलेट्स है इनका कार्य क्या होता है? तो आप याद रखें ये जो ब्लड क्लॉटिंग है इसमें क्या करती है? हेल्प करती है। क्या करती है? हेल्प करती है। और जो कौन सा तत्व है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो आप याद रखिए यह है कैल्शियम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? कैल्शियम है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आप याद रखें जो इनकी हमारे शरीर में कितनी संख्या होती है? तो आप याद रखें 2 से 4 लाख तक इनकी संख्या होती है। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? जो प्लेटलेट्स है इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप याद रखें बोन मैरो, हड्डियों में इनका निर्माण होता है। और इनकी डेथ कहाँ पर होती है? तो आप याद रखें ब्लड में इनकी डेथ होती है। और इनका जो कार्यकाल, जो इनका जीवन काल कितना होता है? तो आप याद रखें 10 से 21 दिन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपच की शिकायत होने पर किस वर्ग की दवाइयों से राहत मिलती है? तो आप याद रखें जो एंटासिड है इनका हम अगर यूज़ करेंगे तो जो अपच की जो हमारी शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मायोपिया को किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो देखिए मायोपिया से संबंधित हो गया कि पास में, मतलब कि मेरे बिल्कुल सामने। मायोपिया से संबंधित क्या हो गया? मेरे बिल्कुल सामने, मतलब कि पास में, मतलब निकट। तो यहाँ पर जो निकट दृष्टि दोष है वो किससे संबंधित है? तो मायोपिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को। और अगर आप इस निकट में एक और प्लस करेंगे तो इसमें क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो उत्तल होता है जिसमें क्या होता है? 3 होते हैं। अक्सर कितने होते हैं? उत्तल के होते हैं 3 और अवतल के होते हैं 4। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि जो निकट है इसमें 3 वर्ड है तो इसमें एक प्लस करेंगे। तो यहाँ पर जो हम मायोपिया को अगर हमें ठीक करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का। और यहाँ पर जो आप याद रखें जो रेटिना होता है, रेटिना से इसमें जो बिंब बनता है, वो जो प्रतिबिंब बनता है, ये पहले बनता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मायोपिया में या निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बनता है? तो आप याद रखें रेटिना से पहले बनता है। लेकिन जो हाइड्रोमाइपिया है इसमें क्या होता है? इसमें रेटिना से बाद में बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ग के रासायन ओजोन परत की क्षति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो आप याद रखें जो ओजोन परत की क्षति के लिए यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि मुख्य रूप से जिम्मेदार है ओजोन जो परत है इसकी क्षति के लिए। अब इससे संबंधित हम बात कर लेते हैं कि जो ओजोन परत से संबंधित एक प्रोटोकॉल हुआ था, ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे शरीर में श्वसन क्रिया है। तो आप याद रखें जो हमारे शरीर में ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमारे जो श्वसन शरीर के अंदर और जो बाहरी वातावरण के बीच में जो श्वसन होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो आप याद रखें जो जीवाश्म ईंधन है ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो सूर्य है इसकी एनर्जी, जो पवन है, बायोमास है, ये सभी नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भोजन श्रृंखला है? तो आप याद रखें, देखिए यहाँ पर पहली है घास, लकड़ी और प्लास्टिक। घास को लकड़ी नहीं खा सकती और लकड़ी को प्लास्टिक, ये तो बिल्कुल ही जच नहीं रही। फिर आप याद रखें दूसरी है घास, मछली और बकरी।
घास को मछली नहीं खाती है। फिर तीसरी है घास, घास को बकरी खाती है और बकरी को जो मनुष्य है ये खा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा।